तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मिरर फार्मूला के ऊपर। देखो, जितने भी बंदे नए हैं वो उन्हें बता दूं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र का ये लेक्चर नंबर 4 या 5, मुझे हमेशा याद नहीं रहता लेक्चर नंबर कौन सा है। नए हैं तो पुराने लेक्चर को देख कर आए, और पुराने लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर पहले वॉच कर लें। इस लेक्चर के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर जाकर आप फुल हैंड रिटन नोट्स, मतलब टाइप्ड नोट्स हैं, उनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये पुरानी जितनी भी बात है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे अब पुराने जुड़े हुए हैं वो एकदम बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हमेशा आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। क्यों? क्योंकि लेक्चर देखने के बाद आपकी हालत वैसे ही पतली हो जानी है, तो पहले उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, क्योंकि हालत पतली होने की होती है जिनकी पहले अच्छी हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। ये सब अपने देसी भाइयों के लिए, जो भी अंग्रेज यहाँ पर बैठे हैं उनको बता दूं कि इसे अंग्रेजी में मिरर फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला मीन्स दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। अब बात ये निकल के आती है, क्या ये कठिन है? उत्तर है नहीं, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन ये हार्ड है। कब हार्ड और कठिन तो एक ही बात होते हैं। देखो, हार्ड इसीलिए है, कठिन इसीलिए है कि क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन का पूरा काम है। आपको जो भी मैं बताऊंगा वो आपको ध्यान से देखकर चलना है। अगर आपने ध्यान से देखकर नहीं चला तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, पूरी चीज़ें ध्यान से करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है कि आपको जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ करना हो। बस आपको देखते चलना है कि क्या हो रहा है। पूरा चित्र मैं पहले से बना के लाया हूँ, एक बार आपको बना के भी बता दूंगा। बाद बाकी सब आपको रिलेट करके चलना है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो अपना एक अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण पर इस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही है जो रिफ्लेक्टेड होके जा रही है, और प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने ये गोल दर्पण ले लिया, ठीक है, ये गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, अब इससे अवतल दर्पण किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको पहले सभी लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण का निर्माण किस तरीके से होता है। इसीलिए कह रहा हूँ, पुराने लेक्चर देखे आए होंगे तो भी तभी ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरीके से अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसको आधा काट देते हैं तो इसको पीछे से हम कलर कर देते हैं, इस तरीके से पीछे से इसको कलर कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ कहीं पर इसका वक्रता केंद्र होता है, यहाँ कहीं पर इसका फोकस बिंदु होता है। ठीक है, इस तरीके से ये मुख्य अक्ष होता है। अब यहाँ से हम दो प्रकाश की किरणों को निकालते हैं। पहली प्रकाश की किरण ऐसे आती है, यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं अपन, एक वस्तु रखी हुई है, इससे दो प्रकाश की किरणों को निकालते हैं। एक वक्रता केंद्र से जाती है और एक इस तरीके से जाती है और एक इस तरीके से जाती है। जो वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और जो ऐसे जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो लौट के कहाँ से निकलती है? फोकस बिंदु से। वो लौट के कहाँ से निकलती है? फोकस बिंदु से, ऐसे। और यही सूत्र यहाँ पर, यही चित्र यहाँ पर बना हुआ है, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर वस्तु ली है ये ए बी, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा ए डैश और बी डैश। इस तरीके से यहाँ पर ये वस्तु है ए और बी, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इस इमेज को अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया अच्छे तरीके से। अब देखो, यहाँ पर पूरा आपको समझने का खेल है। जहाँ पर भी आप समझ ना पाओ वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि टोटल यहाँ पर सब कुछ आपको समझना है। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहली चीज़, ये हमारा जो सी है ये अपना वक्रता केंद्र है। सी अपना यहाँ पर क्या है? ये वक्रता केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, ये एफ क्या है? फोकस बिंदु है। तो जो ये होता है ना, ये क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। पी लिखा है ना यहाँ पर, पी पुर होता है पोल। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। पी पुर पोल ध्रुव कहते हैं। तो पोल से लेकर ध्रुव तक के वक्रता केंद्र जो सी है, इस तक की दूरी होती है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। इस पोल से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ये इस दूरी को अपन आर से लिखते हैं। पोल यानी P से लेकर वक्रता केंद्र यानी C तक की जो दूरी है वो क्या होगी? वो होगी अपनी R। क्या होगी? वो होगी R। अब ये जो पोल है यानी P है, और ये जो फोकस बिंदु है यानी F है, तो पोल से लेकर फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है यानी P से लेकर F तक की जो दूरी होती है वो होती है F। इसे अपन फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी।
और फोकस दूरी ऐप को दर्शाती है, ऐप से दर्शाते हैं फोकस दूरी को, ऐप से, ठीक है। और ये दूरी कहाँ से होती है, पी से लेकर एफ तक की होती है, कहाँ से लेकर, पी से लेकर एफ तक की। तो सभी दूरियों को एक एक से लिखते चलते हैं अपन, ठीक है। ये नया पेज आया। पी यानी पोल, ध्रुव, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र यानी सी तक की दूरी। तो पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी होती है अभी बताऊंगा। पहले यहाँ पर देखो, पी यानी वक्रता और ध्रुव, और एफ यानी फोकस बिंदु। ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी क्या होती है, ध्रुव यानी पी से लेकर फोकस बिंदु यानी एफ। तो पी से लेकर एफ तक की दूरी को अपन एफ लिखते हैं, एफ फॉर फोकस बिंदु। तो इसको एफ से दर्शाते हैं इस तरीके से, बड़े वाले छोटे वाले एफ से दर्शाते हैं इस तरीके से, है ना। ये क्या है, पी से लेकर एफ तक की दूरी है। हम सभी जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होती है, यानी एफ से लेकर सी तक की दूरी और पी से लेकर एफ तक की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। तो पी से लेकर अगर एफ तक की दूरी एफ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी एफ होगी। तो पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो गई, 2f हो गई। इसको समझो ज़रा। देखो इसको मैं क्या है नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लग रहा है आपसे थोड़ा सा आउट जा रहा होगा ये। देखो सी से लेकर पी तक एक लाइन खींचता हूँ मैं, ये बिंदु है अपना सी और ये बिंदु है अपना एफ। तो सी से लेकर एफ तक मैंने ये लाइन खींच दी, ये सी है ये पी है, ठीक है। सॉरी मैंने एफ लिख दिया गलती से। सी से लेकर पी तक मैंने एक लाइन खींची, तो सी से लेकर पी तक एक लाइन खींची और बीच में ये एफ स्थित है। बीच में क्या स्थित है, एफ स्थित है, तो बीच में एफ। तो ये सी रहे, ये पी रहा और बीच में एफ, सी पी और बीच में एफ मैंने बना दिया। मैंने आपको क्या बताया, जो पी है वहां से लेकर एफ तक की दूरी एफ है, कैपिटल स्मॉल एफ है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो पी से लेकर एफ तक की दूरी है वो बराबर होती है सी से लेकर एफ तक की दूरी, यानी पी से लेकर एफ तक की दूरी बराबर होती है सी से लेकर एफ तक की दूरी। तो अगर पी से लेकर एफ तक की दूरी एफ है तो सी से लेकर एफ तक की दूरी भी क्या होगी, एफ ही होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होती है, बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पी से लेकर एफ तक की दूरी एफ है, एफ से लेकर सी तक की दूरी एफ है, तो ये होगी एफ और एफ, 2f, दोनों को जोड़ दो, है ना। जैसे मान के चलो आगरा से दिल्ली कितना है, 2 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली से बम्बई कितना है, ये भी 2 किलोमीटर दूर है। तो आगरा से फिर बम्बई कितना दूर हुआ, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टोटल 4 किलोमीटर, इस तरीके से, है ना। यही मैकेनिज्म यहाँ पर चलने वाला है। अगर पी से लेकर एफ तक की दूरी एफ है और एफ से लेकर सी तक की दूरी एफ है, तो पी से लेकर सी तक की दूरी एफ और एफ कितनी हो गई, 2f हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी से लेकर सी तक की दूरी 2f। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये होती है। अब बहुत सारी दूरियां हैं जो अभी मैंने आपको बताई नहीं है। ये ए बी क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है, अपनी वस्तु है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, इसके प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज। ये ए से लेकर बी तक वस्तु है और इसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ए डैश बी डैश, किसका, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, ये सवाल अभी पूछने का नहीं है, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 3-4 बार इसी को पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। दर्पण क्या होता है, कैसे किरण आती है, कैसे परावर्तित होती है, कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास ए से लेकर बी तक वस्तु है ना, और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ध्रुव होते हैं यानी पोल होते हैं, यहाँ से लेकर वस्तु तक की दूरी, है ना। तो पी से लेकर वस्तु तक की दूरी, पी से लेकर ए तक की दूरी को हम, पी से लेकर ए तक की दूरी यानी वस्तु तक की दूरी को हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। याद रखना क्या, कि वस्तु की दूरी कहाँ से, ध्रुव से। ध्रुव क्या होते हैं, ये पोल, पोल से लेकर वस्तु तक की दूरी को अपन यू लिखते हैं, है ना। और उसकी जो छाया बनती है यानी जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, उस तक की दूरी को अपन वी लिखते हैं। तो पी से लेकर जो अपनी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना है, उसकी दूरी को अपन वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी। तो पोल से लेकर ए तक की दूरी यू हो गई, और पोल से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो प्रतिबिंब बना है, इसकी दूरी को अपन वी लिखते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू क्या होता है और वी क्या होता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं या प्रतिबिंब की दूरी को वी लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख सकते हो कि ये ए बी आप है और ये आपकी परछाई बन रही है दर्पण के अंदर। ये ए बी कौन है, आप है। आपको मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अंग्रेजों देखो जरा,
आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो आपकी दूरी दर्पण से किसकी दूरी, आपकी दूरी, आप जो खड़े हैं उनकी दूरी यानी यू होगी। यू मी से तुम, यू मी से तुम ही होता है। ज़्यादा आदर लगा दो तो आप हो जाता है, ज़्यादा इज्जत देते हैं तो आप, सामान्य भाषा में तुम, और बिल्कुल तू तड़ाक वाली भाषा में तू। ठीक है, तो यू मतलब आप, मैं फिलहाल आपको इज्जत दे के बात कर रहा हूँ। तो यू मी से आप, यानी ये आप खड़े हैं और ये आपका चित्र बन रहा है। तो आपकी दूरी अगर यू है तो आपकी जो परछाई बन रही है उसकी दूरी को अपन वी लेते हैं। तो पी से लेकर ए तक की दूरी, पी से लेकर ए तक की दूरी क्या हो गई, यू। और पी से लेकर ए डैश तक की दूरी, ए डैश क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये ए डैश बी डैश ये क्या है, ये उसकी परछाई है। तो पी से लेकर इस ए डैश तक की दूरी क्या होती है, वी होती है। ठीक है, पी से लेकर ए डैश तक की दूरी क्या होती है, वी होती है यहाँ पर। ओके, तो लगभग यू वी एफ मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, कौन सी दूरी क्या होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। देखो मैंने पहले ही बताया था ना, इसमें मैंने कैलकुलेशन की है, ना किसी चीज़ को जोड़ाया है, ना किसी चीज़ को घटाया है, बस मैंने आपको दूरियों के बारे में बताया है। और दूरियों को कैसे, दर्पण। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देख कर चलनी है, बस यहाँ पर और समझने वाला कुछ नहीं है। जो चीज़ मैं बताऊँगा वो सब देख कर चलनी है, बस यही भारी पड़ जाता है। फिर से देख लो एक बार, P है यानी ध्रुव है, ध्रुव से लेकर F तक की दूरी क्या होगी, F होगी। P से लेकर C तक की दूरी कितनी होगी, 2F होगी। P से लेकर A वस्तु तक की दूरी कितनी होगी, U होगी, U में से तुम। और इस A डैश तक की दूरी, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, इस तक की दूरी क्या होगी, V होगी। ठीक है, अब इन सभी दूरियों को अपन नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनके लिए एक रूल कार्य करता है। उस रूल को कहते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी का नियम। चलिए उसको पढ़ लेते हैं पीछे जाकर। देखिए ये हमारी ए बी क्या है, वस्तु है कोई, है ना, और ये ए डैश बी डैश क्या है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इधर जितनी भी चीज़ें हैं लगभग सभी को अपन नेगेटिव में लेते हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हम लगभग नेगेटिव में लेते हैं। ओके, अगर हम ऊंचाई ऊपर की ओर ले रहे हैं तो वो आती है पॉजिटिव में, और ऊंचाई नीचे की ओर ले रहे हैं तो वो आती है नेगेटिव में। ऊंचाई ए से लेकर बी तक की ऊंचाई मान लीजिए h है, और ए डैश बी डैश की ऊंचाई मान लीजिए स्मॉल h है। तो मैं अगर ए से बी तक की ऊंचाई देखूं तो कितनी होगी, आप बोलोगे h, कैपिटल H, राइट। और बी डैश से लेकर ए डैश तक की देखूं तो आप बोलोगे बी डैश से लेकर ए डैश तक की ऊंचाई स्मॉल h है। स्मॉल एच तो है लेकिन साथ साथ में नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम ऊंचाई नीचे की ओर लेते हैं तो चिन्ह नेगेटिव आता है, और ऊंचाई ऊपर की ओर लेते हैं तो चिन्ह पॉजिटिव आता है। इसका यूज यहाँ पर नहीं होने वाला ज़्यादा, चिंता मत करो, थोड़ा यूज होगा उसके बारे में आपको बता दूंगा, है ना। तो जब ऊंचाई ऊपर की ओर आती है तो चिन्ह पॉजिटिव आता है, और ऊंचाई नीचे की ओर लेते हैं तो चिन्ह जो है अपना नेगेटिव आता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इधर की ओर दूरी को लेते हैं बाईं ओर, ये होता है बाईं ओर इधर, और ये होता है दाईं ओर। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बाईं में और दाईं में, बायां किधर होता है दायां किधर होता है। इसको याद रखने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बायां क्या होता है दायां कितना क्या होता है, इसको याद रखने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। वो ये है कि आप अपनी उंगली से बी बना के देखो, क्या आप अपनी उंगली से बी बना सकते हो, बना के देखो। मैं ट्रिक समझा रहा हूँ कि किस तरीके से उंगली से आप बी बिल्कुल बना सकते हो। ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका अंगूठा है, इस अंगूठे को आप ऐसे करो इस तरीके से, और बाकी उंगलियों को जैसे टेस्ट बताते हो ना, टेस्ट अच्छा बना है, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। तो देखो यहाँ पर बी बन जाता है, ये बन गया बी। B4 होता है बायां। लेकिन आप अगर दूसरे हाथ की उंगली से दूसरा हाथ लो जिसका अंगूठा इधर हो, उससे अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो बी नहीं बनेगा, उससे डी बनता है। खैर मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, काहे कि मैं
ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होती है। तो ये देखो इधर बन रहा था डी, इधर बन रहा था बी, सॉरी मैंने थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, इधर बन रहा था डी, तो D4 क्या हो गया दायां, D4 दायां, B4 बायां। बायां को इंग्लिश में लिखोगे तो बी से बनेगा, दायां को इंग्लिश में लिखोगे तो डी से बनेगा। तो B4 बायां, D4 दायां। तो उंगली से बनाकर देख लो। एक काम करो, अपनी उंगली को लो, अंगूठे को लो, पहले तो अंगूठे को मिला दो अपनी जो आपकी तर्जनी उंगली जो होती है ना, ये वाली, मतलब जो बीच की उंगली होती है ये, उससे पास वाली उंगली होती है ये, इससे बस अंगूठे को इस तरीके से मिला दो। अगर बी बढ़ रहा है इसका मतलब वो हाथ आपका बायां है, और डी बढ़ रहा है इसका मतलब वो हाथ आपका दायां है। फिलहाल देखो दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। मैंने आपको क्या बताया, दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। बाईं ओर अगर आप कोई भी चीज़ लोगे तो वो नेगेटिव आएगी, और दाईं ओर की दूरी अगर आप कोई भी लोगे तो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, बस ये चिन्ह परिपाटी का नियम है। यहाँ पर देखते चलो, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर मुख्यतः बात क्या है कि अच्छा, वस्तु की ऊंचाई को मैं h ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस ए बी को मैं h ले लेता हूँ यहाँ पर, आगे चल के जरूरत पड़ जाए तो, क्योंकि ए बी और यहाँ पर देखोगे तो m और d बराबर है ना, a और b और m और d बराबर है। तो a और b की ऊंचाई h होगी तो m और d की ऊंचाई भी h होगी। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे चल के काम आने वाला है। a b और m और d बराबर h, ए बी एम और डी बराबर एच। चूंकि हमने ऊपर की ओर देखो, ऊंचाई ऊपर की ओर ली है, इसीलिए ये कैसी आई है, इसीलिए ये एच पॉजिटिव आई है। ओके ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। ये सभी नेगेटिव क्यों आई हैं दूरियां, क्योंकि हमने दूरी इस तरीके से ली है, पी से लेकर ए डैश, पी से लेकर ए डैश, हमने दूरी इस तरीके से ली है, पी से लेकर ए डैश तक की दूरी। तो पी से लेकर ए डैश ये कौन सा है, ये आपका बायां है ना, दायां इधर होता है ना। तो हमने सभी दूरियां ऐसे ली हैं, जैसे पी से लेकर ए डैश तक की दूरी, पी से लेकर ए तक की दूरी, पी से लेकर सी तक की दूरी, पी से लेकर एफ तक की दूरी। तो सब दूरियां दाईं तरफ ली हैं, पी से लेकर ए डैश इधर होगा, पी से लेकर सी इधर होगा, पी से लेकर ए इधर होगा, है ना। तो ये सभी दूरियां किधर ली हैं, अपने दाईं तरफ ली हैं। और मैंने आपको क्या बताया, दाईं तरफ अगर हम लेंगे तो चिन्ह निगेटिव आएगा, इसीलिए देखो सभी में चिन्ह निगेटिव लगाया है अपन ने, है ना। पी से लेकर सी माइनस के 2 एफ है, पी से लेकर एफ माइनस के एफ है, पी से लेकर ए माइनस के यू है, पी से लेकर ए डैश माइनस के वी है, क्योंकि ये सब दाईं तरफ है। तो चिन्ह प्रपाटी के नियम के कारण ये नेगेटिव आ रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, क्योंकि यहाँ पर समझना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बस बताता चल रहा हूँ, उसको बस देखना है। और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं खास, कि कुछ समझाना हो, जोड़ना घटाना हो जो आपसे हो नहीं रहा हो, जिसे करने में आपके प्राण पखेरु उड़ रहे हो, ठीक है। तो ये अपना अब अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गया। अब इसको एक और रूल है, शायद मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं, वो रूल इस तरीके से है कुछ, कि अगर कोण जो है, कोण को इंग्लिश में थीटा एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो जो कोण है दो त्रिभुजों के, दो ट्राइंगल है अपने पास, अगर उनके कोण समान है, कोण समान है, तो उनकी जो भुजाओं के अनुपात है वो समान होंगे, दो भुजाओं के अनुपात समान होंगे। कैसे, जैसे मान के चलिए हमारे पास दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। त्रिभुज को थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं, इस त्रिभुज को इस तरीके से बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से मैंने दो त्रिभुजों को ले लिया। अगर यहाँ पर थीटा एंगल बढ़ रहा है और यहाँ पर भी थीटा एंगल बढ़ रहा है, यानी दोनों के अंदर जो कोण है वो समान है, तो देखो सभी जानते हैं कि ये जो होता है कर्ण होता है त्रिभुज के अंदर, ये जो होता है लंब होता है, और ये जो होता है आधार होता है। इसको बच्चा बच्चा जानता है, देश का बच्चा बच्चा इसको जानता है कि ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो अगर इन दोनों का ये थीटा एंगल समान है, इसका मतलब ये समकोणीय है। थीटा समान, इसका मतलब समकोणीय है। और अगर वो समकोणीय है, मैंने क्या बताया, अगर उनका कोण समान है और अगर वो समकोणीय है, तो भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होगा, समान होगा। यानी इसके लंब और इसके लंब का अनुपात,
बराबर होगा इसके कर्ण और इसके कर्ण के अनुपात के। ये लंब कर्ण ये सब भुजाएं होती हैं, ठीक है। इसके लंब और इसके लंब का अनुपात बराबर होगा इसके कर्ण और इसके कर्ण के अनुपात के। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा हो, प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। या फिर मैं कहूँ तो इसके कर्ण का अनुपात इसके कर्ण का अनुपात इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा। यानी इनकी कोई भी दो भुजा ले लो, जैसे एक भुजा मैंने ये ले ली लंब और एक भुजा मैंने ये ले ली इसकी लंब, तो इनकी ये दो समान भुजाओं का अनुपात, इनकी दो समान भुजा कर्ण और कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। इसको याद रख के चलें। ये सब मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, इसको जब प्रैक्टिकल करने वाले हैं अभी, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले दो त्रिभुजों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि दर्पण सूत्र जनरेट करना है। दर्पण सूत्र कैसे जनरेट होगा उसके लिए लेक्चर देखना है, अब देखते चलो बस। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज है ये, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी और सी से लेकर दोबारा ए। तो हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज तैयार हो गया। कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज तैयार हो गया ए बी सी। क्या है ये? एक ट्राइंगल है। एक और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये ए डैश बी डैश। अच्छा, A1 B1 लिखा है यहाँ पर, तो अपन भी A1 B1 ही लिखेंगे, ठीक है। A1 B1 C, A1 B1 C, ठीक है। ये एक चीज सुधार लो, यहाँ पर अपन ने डैश लिखा है क्योंकि मेरे को डैश लिखने की आदत है। यहाँ पर जहाँ पर भी डैश लिखा है ना, वहाँ पर आप A1 लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है लगभग अपना। तो ये एक और त्रिभुज हो गया। तो दो त्रिभुज ले लिए, एक तो ये हो गया ए बी सी, ओके, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ये हो गया A1 B1 और C, A1 B1 और C। तो हमारे पास क्या हो गए? दो त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज हो गए इस तरीके से। पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। अब भैया इधर नजर आओगी, चूंकि गौर से देखो जरा, गौर से देखो जरा, इनकी ये जो लाइन है ये वाली, ये समान है, और इनकी ये वाली लाइन जो है ये भी समान है। तो ये वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ए से लेकर पी तक, ठीक है, ए से लेकर पी तक। ये वाली लाइन कहाँ से जा रही है? बी से लेकर गई है इस तरीके से ई तक, बी से लेकर ई तक, है ना। मान के चलो, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको बिल्कुल। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो ए से लेकर पी तक वाली लाइन है, यानी ए से लेकर पी तक वाली लाइन है, वो इस बी से लेकर ई तक वाली लाइन के साथ थीटा कोण बना रही है। ये मान के चल रहे हैं अपन, जो कोण बना रही है वो कोण थीटा है, ठीक है। तो देखो, ए से लेकर पी वाली लाइन ये है कि नहीं? बी से लेकर ई वाली लाइन ये है कि नहीं? तो ये इसके साथ जो कोण बना रही है वो कोण मान के चल रहे हैं अपन थीटा है। कितना एंगल है? थीटा है। अब देखो, ए से लेकर पी वाली लाइन ये है, बी से लेकर ई वाली लाइन ये है, तो ये इसके साथ जो कोण बना रही है, ए से लेकर पी वाली लाइन, बी से लेकर ई वाली लाइन के साथ, ए से लेकर पी वाली लाइन, बी से लेकर ई वन के साथ, वो थीटा है। तो यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। दोनों में जो कोण बन रहा है वो कोण कैसा है? समान है। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके के जब कोण बनते हैं तो वो समान होते हैं, है ना। और पुरानी लेक्चर को देखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी आउट नहीं जा रही होगी। और मुंह उठा के आ गए हैं सीधा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इधर देखो थीटा एंगल है आपका और इधर देखो थीटा एंगल है आपका, ठीक है। इस तरीके से दो थीटा एंगल आपके बन रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर थीटा समान है, जो कोण समान है, इसका अर्थ तो यही निकल के आता है बउआ कि वो समकोणीय त्रिभुज हैं दोनों। यानी ये ए बी सी और ये A1 B1 C, ये दोनों किस तरीके के त्रिभुज हैं? ये दोनों किस तरीके से त्रिभुज हैं? ये समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज क्यों है? क्योंकि दोनों में एंगल और थीटा कैसा बन रहा है? समान बन रहा है। तो इनकी दो भुजाएं ले लेते हैं कोई भी, है ना। एक भुजा तो हमने ये ले ली, ये वाली, ये, ठीक है। और एक भुजा अपन ये ले लेते हैं, ये वाली, ये वाली, है ना, ये वाली। ये एक लंबाई ले लेते हैं, ये उनका आधार ले लेते हैं। तो इनका जो अनुपात है वो कैसा निकल के आएगा? फिर समान निकल के आएगा, ठीक है। तो करते हैं इस त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज दोबारा बना लेते हैं, कहीं आप भूल गए होंगे। एक त्रिभुज तो ये रहा ACB, और दूसरा त्रिभुज ये रहा A1 B1 C, ठीक है।
तो यहाँ से ए से लेकर सी, ए से लेकर सी और A1 से लेकर B1, सॉरी सी से लेकर A1, थोड़ा सा बैक, A1 से लेकर सी। देखो ए से लेकर सी इसका आधार है, कलर चेंज करो, ए से लेकर सी इस त्रिभुज का आधार है कि नहीं, और A1 से लेकर सी इस त्रिभुज का आधार है। ए से लेकर सी ये रहा, A1 से लेकर सी ये रहा, तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, ए से लेकर बी और B1 से A1 से लेकर B1। कलर चेंज करो यार फिर से, ए से लेकर बी और A1 से लेकर A1 से लेकर B1, ये दोनों बराबर है। तो ए से लेकर बी और A1 से लेकर B1 के अनुपात के बराबर है। ए से लेकर सी बराबर है ए से लेकर सी और A1 से लेकर सी, ए से लेकर सी और A1 से लेकर सी का अनुपात बराबर है ए से लेकर बी और A1 से लेकर B1 के, ए से लेकर बी और A1 से लेकर B1 के अनुपात की। ये बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये समकोणीय त्रिभुज है और समकोणीय त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कैसा रहता है, बराबर। तो उसकी एक भुजा ये हो गई ए से लेकर सी, हो गई कि नहीं, और इसकी एक भुजा हो गई A1 से लेकर सी। तो ए से लेकर सी और A1 से लेकर सी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए से लेकर बी और A1 से लेकर B1 के अनुपात के। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल फुल्ली डिटेल में 2-2 3-3 बार समझाता चल रहा हूँ आपको। ए से लेकर सी, A1 से लेकर सी, इसको यहीं तक रहने दो, समीकरण एक मान के चलो इसको। ये अपना एक त्रिभुज के लिए हो गया, ठीक है। लो, ठीक है, ये एक त्रिभुज के लिए हो गया। अब मेरे को यहाँ पर एक और त्रिभुज दिख रहा है, क्या CID वाली आंख है ना, तो कुछ ना कुछ देख ही लेती है। एक और त्रिभुज मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो जल्दी से बता दो। महोदय एक त्रिभुज ये नहीं है यहाँ पर, ये हालांकि त्रिभुज तो और भी हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं की है, त्रिभुज और भी हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये रहे 2 त्रिभुज दिख गए, E1 B1 F, MDF, E1 B1 F और MDF, 2 त्रिभुज ये हो गए, E1 B1 F MDF। लो भैया 2 त्रिभुज ये हो गए। जरा देखो, हम क्या मान के चल रहे थे, ए से लेकर पी वाली जो लाइन है और डी से लेकर ये वाली B1 वाली जो लाइन है, ये 2 लाइन है ना, एक ये रही एक ये रही, हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों लेकर आपस में फिर से कोई कोण बना रही है, फिर से मान के चलो थीटा ही कोण बना रही है, कुछ भी मान लो, मान लीजिए एन कोण मान के चल रहे हैं, एन कोण बना रही है, बस इतना मान के चलो कि कोण बना रही है, कोई ना कोई कोण बना रही है, थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये रही ए से लेकर पी वाली लाइन ये, और ये रही डी से लेकर बी वाली लाइन ये, ठीक है। तो ये आपस में कितना कोण बना रही है, थीटा, या फिर एन कोण मान के, कोई भी कोण मान सकते हो, मैंने थीटा माना है, क्या माना है मैंने, थीटा मान, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थीटा कोण बना रही है। तो इधर थीटा कोण बनेगा, इधर भी थीटा कोण बनेगा, क्योंकि इधर भी वही लाइन है D1 और B1, सॉरी D और B1, और इधर भी वही लाइन है E और P वाली, है ना। तो दोनों का कोण, फिर से दोनों त्रिभुजों का कोण कैसा हो गया, कोण समान हो गया। चूंकि कोण समान है तो दोनों भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो 2 भुजाएं लो, एक तो इसका हो गया A1 से लेकर F, E1 से लेकर F, और इस त्रिभुज का ये वाला जो त्रिभुज है इसकी ये भुजा ले ली M से लेकर F, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, M से लेकर F बटा E1 से लेकर F, M से लेकर F बटा E1 से लेकर F, ठीक है, M से लेकर F बटा E1 से लेकर F। फिर M से लेकर D, एक और भुजा ले ली मैंने, देखो एक इनकी लंबाई ले ली ये और A, है ना, E1 से लेकर B1, M से लेकर D, तो M से लेकर D और E1 से लेकर B1 ये अनुपात समान होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया
अगर कोण समान है उनका तो क्या होगा, त्रिभुज भी कैसा होगा, समान होगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन की। जिसे समझने में आपके प्राण पखेरु उड़ गए होंगे, नहीं उड़े तो अच्छी बात है, उड़ गए तो दोबारा लेक्चर को देखें। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास निकल के आ गई। बस बस अब थोड़ा सा शांति पकड़ो। देखो ये क्या है, एम है, सॉरी ये क्या है, एम है, ये क्या है, डी है। एम से लेकर डी, ए से लेकर बी इक्वल है कि नहीं, एम से लेकर डी, ए से लेकर बी बराबर है कि नहीं, देख लो गौर से, बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया, एम से लेकर डी, ए से लेकर बी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर एम से लेकर डी और ए से लेकर बी ये दोनों बराबर हैं, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, एम एफ बटा ए वन एफ बराबर एम डी की जगह ए बी लिख देता हूँ मैं, बटे में ए वन बी वन, ना कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसा यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर है, बस एम डी की जगह पर ए और बी लिख दिया मैंने। क्यों, क्योंकि यार एम और डी ये दोनों बराबर हैं, ए से लेकर बी तक की लंबाई और एम से लेकर डी तक की लंबाई, देख लो जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, ओके, अब समझो जरा, ए बी ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश ए वन बी वन, ए बी बटा ए वन बी वन है, ए बी बटा ए वन बी वन है, ए बी बटा ए वन बी वन ए सी बटा ए वन सी के बराबर है, और ए बी बटा ए वन बी वन एम एफ बटा ए वन एफ के बराबर है। तो एम एफ बटा ए वन एफ और ए सी बटा ए वन सी बराबर होंगे, ऐसे समझो। ठीक है, ये ए बी बटा ए डैश बी डैश ए वन बी वन, ए बी बटा ए वन बी वन अपने चाय है, ठीक है, चाय नहीं, इसको मान के चलो पत्ती है, क्या है, पत्ती है। ए बी बटा ए वन बी वन पत्ती है, तो यहाँ पर भी ए बी बटा ए वन बी वन है, ये भी अपनी पत्ती हुई। ठीक है, ए सी बटा ए वन सी को आप शक्कर मान के चलो, शक्कर मान के चलो, ए सी बटा ए वन सी वन शक्कर है, और ये हो गई एम एफ बटा ए वन एफ, इसको आप मान के चलो नमक है। ठीक है, नमक मान के चलो, चूंकि ए सी बटा ए वन सी वन क्या है, शक्कर है, और ए बी बटा ए वन बी वन पत्ती है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी पत्ती और शक्कर आपस में कैसे हैं, बराबर है, पत्ती और शक्कर आपस में बराबर है, बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखो, पत्ती ए वन ए बी बटा ए वन बी वन एम एफ बटा ए वन एफ यानी नमक, पत्ती और नमक भी आपस में बराबर है, पत्ती और नमक भी आपस में बराबर है, पत्ती शक्कर के बराबर है, पत्ती नमक के बराबर है, इसका मतलब तो यही हुआ कि शक्कर और नमक आपस में बराबर है ना। जो चाय की पत्ती है वो शक्कर के बराबर है, चाय की पत्ती नमक के बराबर है, इसका मतलब शक्कर और नमक दोनों आपस में बराबर है। तो शक्कर क्या है अपनी, ए सी बटा ए वन सी वन, सी बटा ए वन सी, और नमक क्या है अपना, एम एफ बटा ए वन एफ, ये कैसे हैं, आपस में बराबर है। इसको सॉल्व करना अच्छे अच्छों पे भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको गौर से देखना है, ए सी क्या है, ए सी है अपना ए से लेकर, देखो गौर से, ए सी क्या है अपना, ए से लेकर सी तक की दूरी। अब मेरे को बताओ ए से लेकर सी तक की दूरी क्या है, बोलोगे हमें नहीं पता, ए से लेकर सी तक की दूरी हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ पर फालतू की जो लाइन्स हैं उनको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, है ना। जैसे ये एक लाइन है, इसको मिटाओ, इसको मैंने मिटा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। ये जितनी भी फालतू की लाइन है उनको मैं मिटा देता हूँ। लो, ये सारी लाइन मैंने यहाँ पर मिटा दी, जो जरूरी है वही छोड़ी है। तो यहाँ पर देखो, ए से लेकर सी तक की दूरी, ए से लेकर सी तक की दूरी यानी ये, है ना। ये कितनी है बोला ना, नहीं पता, तो सुनो जरा,
ये पता है ना एम से लेकर ए तक की दूरी कितनी है, सॉरी पी से लेकर ए तक की दूरी, पी से लेकर ए तक की दूरी हमें पता है, पी से लेकर सी तक की दूरी हमें पता है, सी क्या है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तक की दूरी हमें पता है ना, पता है कि नहीं, अरे कहाँ पता है, देखो जरा गौर से, हमें पता है पी से लेकर ए तक की दूरी, हमें पता है पी से लेकर ए तक की दूरी, और हमें ये भी पता है पी से लेकर सी तक की दूरी, पी से लेकर ए तक की दूरी पता है, पी से लेकर सी तक की दूरी पता है, तो पी से लेकर ए तक की दूरी भी पता है, पी से लेकर सी तक की दूरी भी हमको पता है। ओके, तो पी से लेकर ए तक की जो दूरी है, इसमें से पी से लेकर सी तक की दूरी को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ए से लेकर सी तक की दूरी निकल आएगी। कैसे, देखो जरा, तो पी से लेकर ए तक की दूरी में पी से लेकर सी तक की दूरी को मैंने माइनस कर दिया। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि ए सी अपॉन ए वन सी इज इक्वल टू एम एफ अपॉन ए वन एफ। ठीक है, अभी तक हम इसको डेरिवेट कर चुके थे, सॉरी वो थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए लेक्चर स्किप हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ए सी बटा ए वन सी एम एफ बटा ए वन एफ, इसको अभी तक हम डेरिवेट कर चुके थे, राइट। अब बारी आती है इनके वैल्यू को और सरल और सुगम बनाने की। देखिए ए से लेकर सी तक की वैल्यू क्या अपने को पता है, यहाँ पर देखो अपने को जितनी वैल्यू पता है ये सब यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी एसी की वैल्यू नहीं पता, तो एसी की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अपना डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये जो फालतू की लाइंस थी वो हमने अभी हटा दी हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। ध्यान से देखना, हमें ए से लेकर सी तक की दूरी को निकालना है, राइट। ए वन ए से लेकर सी तक की दूरी को, है ना, ए सी। तो ए से लेकर सी तक की दूरी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो वस्तु है इसकी इस फोकस बिंदु से दूरी हमें पता है, इस वस्तु की इस फोकस बिंदु से दूरी हमें पता है। ये सॉरी फोकस बिंदु मैं गलत कह रहा हूँ, शब्द यहाँ पर है, ये हमारा ध्रुव यानी पोल। तो पोल से लेकर इस वस्तु की दूरी हमें पता है, यानी पी से लेकर इस वस्तु ए तक की दूरी हमें पता है। पी से लेकर ए तक की दूरी को हम यू लेते हैं, है ना, वस्तु की दूरी को अपन क्या लेते हैं, यू। यू में से वस्तु तुम, है ना, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर तुम खड़े हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है, तुम यानी यू। तो यू से लेते हैं हम किसकी दूरी को, वस्तु की दूरी को, पी ए। पी से लेकर ए तक की दूरी, वस्तु की दूरी। तो इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से जानकारी है। और ये जो वक्रता केंद्र है पी से लेकर एम, वक्रता केंद्र, इसकी दूरी के बारे में भी हमें पता है, इसको हम 2f लिखते हैं। पी से लेकर सी, वक्रता केंद्र की, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी 2f होती है। तो पी से लेकर सी तक की दूरी के बारे में भी हमें पता है। अब ये बात आप सभी जानते होंगे लगभग कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यानी ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी में से अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माइनस कर दूं, देखो मैं माइनस कर रहा हूँ अब दूरी को, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को माइनस कर देता हूँ, जैसा कि मैंने अभी कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, ए से लेकर पी तक की दूरी ली कुछ इस तरीके से, फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो वक्रता केंद्र है ना, इस दूरी को क्या किया, माइनस कर दिया इस तरीके से। तो अब मेरे पास ये जो दूरी बच के निकल रही है, ये कौन सी दूरी है, ए से लेकर सी तक। दोबारा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मेरे पास शेष बचेगी। तो अगर मैं ए सी निकालना है, मैं ए सी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी से लेकर ए तक की दूरी यानी पी ए में से पी से लेकर सी तक की दूरी यानी पी सी को माइनस कर दो। कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास ए सी की वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा है ए वन सी। ए वन सी, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू भी अपने को निकालना है। कैसे निकलेगी जरा देखो, इनको इरेज कर देते हैं पहले, सॉरी ये पुरानी लाइंस वापस आ गई। ओके,
2 मिनट रुको। चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब हमें कौन सी दूरी निकालनी है यहाँ पर, A1 से लेकर C तक की दूरी। A1 ये रहा अपना और C ये रहा। तो हमें जो दूरी निकालनी है अभी वो है A1 से लेकर C तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। इस दूरी को भी हमें ज्ञात करना है। हम सभी जानते हैं कि हमें इसका मान नहीं पता, लेकिन हमें दोबारा बोलूँगा कि फोकस बिंदु से लेकर ये जो वक्रता केंद्र है यहाँ तक की दूरी के बारे में हमें पता है। फोकस बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी, मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की P से लेकर C तक की दूरी का हमें पता है। ओके ठीक है, इसके बारे में पता है। P से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी, नहीं, वस्तु तक की दूरी, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव से लेकर वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी के बारे में भी हमें अच्छे तरीके से जानकारी है। तो हमने ये ले ली, ठीक है। तो हमें क्या पता है, ये जो P से लेकर ए डैश नहीं आएगा, यहाँ पर ये 1 आएगा। मैं बार बार इसको लिख देता हूँ डैश, क्योंकि मेरी आदत है डैश लिखने की। PA1 लिख सकते हो आप इसको। तो P से लेकर A1 तक की दूरी को हमें पता है माइनस के V है। ये P से लेकर A1 तक की दूरी को बारे में भी हमें पता है कि ये माइनस के B है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बारे में पता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बारे में भी पता है। अब हम सभी जानते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी लूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ इसको, कि इस ध्रुव से लेकर मैंने दूरी ली इस वक्रता केंद्र तक की। ओके, तो ध्रुव से लेकर मैंने वक्रता केंद्र तक की दूरी ली। अगर मेरे को इस वस्तु से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी चाहिए, तो इस ध्रुव से लेकर मैं वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को माइनस कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कर दी। तो अभी ये मेरे पास ये जो दूरी निकली है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है ये A1 से लेकर C तक की दूरी है। तो मैं दोबारा बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं इस P से लेकर C तक की दूरी निकालना चाहता हूँ, मैं A1 से लेकर C तक की दूरी निकालना चाहता हूँ, तो P से लेकर C तक की दूरी में से P से लेकर A1 तक की दूरी को माइनस कर दूंगा। तो PC माइनस PA1 कर देता हूँ इसको, बराबर है MF। क्या हमारे पास MF का पता है? जी नहीं, हमें MF के बारे में भी नहीं पता। MF क्या है? M से लेकर F तक की दूरी। अब देखो, M और P आपस में अत्यंत निकट है। M और P आपस में अत्यंत निकट है। M क्या है? ये जो रेखा आई है इससे लंब है, ये M इससे लंब है। लेकिन देखोगे तो M और P लगभग समान है, क्योंकि दर्पण का जो होता है, ध्रुव होते हैं वो इस तरीके से थोड़े से घुमे हुए होते हैं, थोड़े से घुमे हुए होते हैं। इस तरीके से नहीं होते कि बिल्कुल ऐसे होते हो, इस तरीके से नहीं, वो थोड़े से घुमे हुए होते हैं, बस थोड़े से तिरछे होते हैं और ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो M और P को हम लगभग सिमिलर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर MF लिखा है ना, इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं PF। M की जगह पर मैं जस्ट P भी लिख सकता हूँ। अब मेरे पास PF की वैल्यू मेरे को पता है, हाँ, P से लेकर F तक की दूरी को मेरे के बारे में पता है। A1 से लेकर F तक की दूरी, A1 से लेकर F तक की दूरी नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। A1 ये रहा, फोकस बिंदु ये रहा, तो हमें A1 से लेकर F तक की दूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको किस तरीके से निकालें। लेकिन हाँ, हमें इस प्रतिबिंब जो A1 है इससे लेकर इस ध्रुव तक की दूरी के बारे में सब कुछ जानकारी है, राइट। ये जो फोकस बिंदु है इससे लेकर P के बारे में हमें जानकारी है। P जो ध्रुव है अपना, इस P से लेकर, अब गौर से देखो, इस P से लेकर A1 तक की दूरी हमें पता है, यानी ध्रुव से लेकर वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हमें पता है, V से लेते हैं। वस्तु से ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी के बारे में भी हमें पता है, इसको हम F से लेते हैं, राइट। तो अगर मैं P से लेकर A1 तक की दूरी में से P से लेकर F तक की दूरी को माइनस कर दूं, तो A1 से लेकर F तक की दूरी मेरे पास निकल के आ जाती है। तो P से लेकर A1 तक की दूरी में से मैं P से लेकर F तक की दूरी माइनस कर दूं, तो मेरे पास A1 से लेकर F तक की दूरी निकल के आ जाती है, राइट। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो, मैंने सबको रिलेट करके एक बार समझा दिया है आपको अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो ना। ओके,
मैंने पहले ही बताया इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सारा खेल रिलेशन का है। अगर वो आपकी समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पी ए माइनस पी सी, पी ए कितना है अपना माइनस यू। ओके, तो पी ए की जगह पर लिख दिया माइनस यू, सॉरी पी ए की जगह पर लिख दिया माइनस यू, फिर लगा है माइनस। ओके, फिर है पी सी, तो पी से लेकर सी कितना है माइनस के 2f, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस के 2f। फिर बटे में क्या है पी सी कितना है अपना माइनस के 2f जो कि अभी लिखा था, तो माइनस के 2f, फिर लगा है माइनस तो माइनस लगाया। फिर पी ए वन कितना है, पी ए वन है अपना माइनस के v, तो ये लिख दिया अपन ने माइनस के v बराबर पी एफ, पी से लेकर एफ तक की दूरी माइनस के एफ, तो ये अपन ने लिख दी माइनस के एफ। ओके, पी ए वन कितना है हमारे पास माइनस के वी, तो यहाँ पर लिख दी मैंने माइनस के वी माइनस पी एफ, तो पी एफ अपने पास कितना है माइनस के एफ, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने माइनस के एफ। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी जिसे हमें कंप्लीट करना है। ऊपर है माइनस के यू, ठीक है, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे 2f, राइट, माइनस के 2f है यहाँ पर, माइनस और माइनस मिलके प्लस के v हो जाएंगे। ओके, ये है माइनस के f, ये है माइनस के v, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस के f, माइनस के u प्लस के 2f, माइनस के v प्लस के f, माइनस के f गुणित माइनस के 2f प्लस के v। कैसे आया गौर से देखो, ये वाली संख्या जो है बटे में है और ये वाली संख्या जो है ऊपर है, तो बराबर में हम क्या करते हैं इस तरीके से, इस बराबर के इस साइड का जो हर है उसका बराबर के इस साइड का जो अंश है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं, इनका मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस के वी प्लस एफ का मल्टीप्लाई हो गया माइनस के यू प्लस के 2f में, माइनस के यू प्लस के 2f में माइनस के वी प्लस के एफ का मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस के 2f प्लस बी में माइनस के एफ का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के एफ का मल्टीप्लाई माइनस के 2f प्लस बी में। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको आता होगा बराबर की संख्याओं को सॉल्व करना, है ना, कि जब हमारे पास इस तरीके से लिखा होता है एक्स बटा वी और जेड बटा 3, तो हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई एक्स में कर सकते हैं और जेड का मल्टीप्लाई वाई में कर सकते हैं, इस तरीके से जेड इंटू वाई एक्स इंटू 3 कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर की है, माइनस के वी प्लस एफ माइनस के यू प्लस के 2f से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस के एफ माइनस के 2f प्लस के वी से मल्टीप्लाई हो गया। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ पर गौर से देखें कि किस तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ पर होते हैं। देखो, सबसे जो पहली संख्या है उनका इन दोनों संख्याओं में एक एक करके मल्टीप्लाई होता है, पहले इसमें करते हैं मल्टीप्लाई फिर इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर अगर दूसरी संख्या है तो उसका भी एक एक करके दोनों संख्याओं मल्टीप्लाई होता है, पहले माइनस के वी में करेंगे मल्टीप्लाई 2f का, फिर करेंगे प्लस के f में मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी देखो ऐसे माइनस के f है तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो दूसरी संख्या है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरी जो भी राशि है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखते चलो, है ना, इतना आता होगा। माइनस के यू का मल्टीप्लाई माइनस के वी में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, यू का वी में मल्टीप्लाई करोगे तो यू इंटू बी आ गया। ठीक है, अब यू का एफ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यू इंटू एफ, वो भी माइनस के, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो प्लस के 2f है, प्लस के 2f का मल्टीप्लाई होगा माइनस के v में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2f का v में करोगे तो 2vf। ठीक है, प्लस का प्लस में करोगे तो प्लस ही होगा, 2f का f में करोगे तो 2f स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये गुणा तो करना आता होगा आपको, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और 2f का 2f में करोगे तो 2f स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस, f का v में करोगे तो f इंटू बी, इस तरीके से। ओके, अब 2f स्क्वायर से ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इधर, यहाँ पर है यू वी, यहाँ पर है माइनस के यू एफ, यहाँ पर है 2vf। ठीक है, देखो यहाँ पर एफ वी है, एफ वी को मैं वी एफ भी लिख सकता हूँ,
चाहे एफ को पहले लिखो या वी को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने वी को पहले लिख दिया। देखो ये माइनस के 2vf है, इसका बराबर के इस साइड पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 2vf हो जाएगा, राइट। और माइनस के vf तो यहाँ पर पहले से उपस्थित है ही, और कुछ नहीं है यहाँ पर, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। ये है uv, ये है माइनस के uf। 2vf में से एक vf गया तो एक vf बचा, vf को आम मान के चलो, क्या मान के चलो, आम मान के चलो। तो यहाँ पर 2vf है यानी 2 आम है, 2 आम में से क्या चला गया, एक आम चला गया, तो कितने आम बचे, एक आम। तो 2vf में से एक vf गया तो कितने बचे vf, एक vf बचा। तो uv बटा uv माइनस के uf बराबर निकल के आया है vf। ओके, तो uv को मैं इधर ही रखता हूँ, uf अपना है ये, माइनस के uf है, इसका भी पश्चांतर कर देता हूँ तो इधर आने पर ये प्लस के uf हो गया। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सभी पक्षों में, जितने भी दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों में uvf से भाग दे देता हूँ। किससे, uvf से भाग दे देता हूँ। यहाँ पर uv है, इसमें भी मैंने uvf से भाग दे दिया, बराबर यहाँ पर uf है, इसमें भी मैंने uv अच्छी तरीके से लिख देते हैं, uvf से भाग दे दिया, प्लस के uf है, इसमें भी मैंने uvf से भाग दे दिया। ओके, अब देखो ये uv से ये uv कैंसल, इस u से ये u कैंसल, इस f से ये f कैंसल, इस u से ये u कैंसल, इस f से ये f कैंसल, बचा क्या, थोड़ा सा गलती हो गई, ये uf नहीं है, ये vf है। ओके, ये vf है अपना, माइनस के uf इधर आया तो प्लस के uf हो गया, तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पर, भाग हमें देना है vf में, राइट, किससे, uvf से। तो vf से ये vf कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा क्या इधर, 1/f, इधर क्या बचा 1/u, क्यों, vf से vf उड़ गया, प्लस इधर क्या बचा, इधर देखो इस uf से इधर u और f उड़ गया, तो बचा क्या 1/v, 1/u 1/v। तो कुल मिला के अपने पास क्या निकल के आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस के 1/v। सभी के मान देख लेते हैं। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, याद रखना। u क्या है, u में से तुम यानी आप, तो आपकी परछाई बन रही है ना, तो आपकी दूरी यानी u, इसको u से डिनोट करते हैं, आपकी दूरी यानी आप, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु है अपनी, वस्तु की दूरी। और f क्या है, फोकस बिंदु की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी है ना, इस दूरी पर फोकस बिंदु स्थित है। हालांकि हम इनको नेगेटिव लेते हैं, तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव में पुट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो अभी निकल के आया है, ये अपना क्या है, प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा दर्पण सूत्र है, जिस निकालने में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको डेरिवेशन नहीं करनी पड़ती कि आपको डेरिवेशन करनी पड़ती हो जिसमें कैलकुलस हो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितना भी पूरा मटेरियल है, इसमें जितना भी पूरा मटेरियल यूज होने वाला है, उस मटेरियल के अंदर पता है क्या है, उसके अंदर पूरा रिलेशन है, पूरा आपको रिलेशन देखने को मिलेगा कि इस चीज़ को इससे रिलेट किया, उसको उससे रिलेट किया, फलाने को ढकाने से रिलेट किया, बस रिलेट करके ही यहाँ पर आपका काम चलने वाला है। तो वैसे तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, आपका स्क्रीनशॉट लेना किसी काम का नहीं है, फिर भी लेना चाहो तो इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको अच्छे तरीके से नोट्स में लिखी मिल जाएगी, कहाँ पर, ओनली ऑन टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसको कर देते हैं अपन एक अच्छे से कलर से डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी काम का है नहीं।
बाकी ये फॉर्मूले जो हैं जो सारे पुट कर दिए अपन ने, जितनी की ज़रूरत पड़ती, पीसी की वैल्यू रख दी, पीएफ की वैल्यू रख दी, पीए की वैल्यू रख दी, पीए1 की वैल्यू रख दी, इसका पहले यूज हुआ था, है ना। ये एच मानो या ना मानो किसी काम में आया नहीं, ठीक है। तो ये अपना पूरा था, जो भी पोर्शन हमें कवर करना था वो हमने कर लिया। ये डायग्राम था, प्रकाश की कड़ा के परावर्तित हो गई, छोड़ो चक्कर, दर्पण सूत्र तैयार हो गया। नेक्स्ट लेक्चर अपवर्तन के ऊपर होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.